हेलो एवरीवन। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस आज हम लोग पढ़ेंगे। डेटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल इंडक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। उसके बाद हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज गुणात्मक डेटा विश्लेषण, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ना है हमें। डेटा कटौती और वर्गीकरण क्या है, विश्लेषणात्मक प्रेरण क्या है और निरंतर तुलना क्या है, त्रिकोणासन क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं काफी। क्वालिटेटिव डेटा क्या है एनालिसिस का, एक बार देख लेते हैं फिर से। मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगी, चलेगा ना? कुछ समझ नहीं आए तो बताइएगा। Qualitative data analysis is the classification and interpretation of linguistic or visual material to make statements about implicit and explicit dimensions. इसके बीच क्या है, स्टेटमेंट बनाना होता है। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग मेकिंग इन द मटेरियल इन एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन इट। मीनिंग मेकिंग क्या है वहां पे, यहाँ तक देखते हैं हम लोग। गुणात्मक डेटा विश्लेषण क्या है, ये सामग्री का वर्गीकरण और व्याख्या है ताकि सामग्री में जो क्या है अर्थ निर्माण के अंतर्निहित और स्पष्ट आयामों और संरचनाओं के बारे में बयान दिया जा सके, इसमें क्या दर्शाया गया है इसके बारे में बातें की जा सके। तो ये सब चलिए, ये सब देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं। मीनिंग मेकिंग क्या होता है? मीनिंग मेकिंग कैन रेफर टू सब्जेक्टिव और सोशल मीनिंग्स। क्या उसमें मीनिंग आएगा? सब्जेक्टिव मीनिंग आएगा या सोशल मीनिंग्स आएगा? तो ये गुणात्मक डेटा के बारे में बातें हैं। एम्स क्या होता है गुणात्मक डेटा का, ये है। मैं ये सब नोट्स दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखते हैं। बेसिक फीचर्स क्या है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है ये। एनालिसिस इज सर्कुलर, नॉन लीनियर। सर्कुलर होता है एनालिसिस, इसमें लीनियर नॉन लीनियर नहीं होता है। और क्या है, आइटरेटिव एंड प्रोग्रेसिव है। क्लोज इंटरेक्शन होता है डेटा के साथ। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस क्या है, सिमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है। लेवल ऑफ एनालिसिस वेरीज होता है। यूजेस इन्फ्लेशन है, कैन बी सॉर्टेड इन मेनी वेज। क्वालिटेटिव डेटा बाय इटसेल्फ हैज मीनिंग। तो ये सब इसके क्या है, फीचर्स हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड में ये सब बता रही हूँ क्या है। अब डेटा क्लासिफिकेशन कैसे, जैसे पब्लिक का डेटा है, इंटरनल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ठीक है, तीन तरह का डेटा होता है। एक पब्लिक का डेटा, पब्लिकली कोई भी चीज आप बोल देते हैं। कुछ इंटरनल डेटा होता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। हम्म। तो इसी तरह से हम लोग रिसर्च में किस टाइप से डेटा क्लासिफिकेशन होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या यूजर्स है, उसमें क्या है, यूजर्स किस किस में, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, फिजिकल फाइल्स है, डेस्कटॉप है, मोबाइल से। ये एक तरह से समझाया गया डेटा क्लासिफिकेशन। उसको रिसर्च में कैसे हम लोग समझेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। उसी तरह से डेटा क्या क्या हो सकता है। पेपर डॉक्यूमेंट्स वो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, वीडियो डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, डेटाबेस है, फिर ईमेल है, एप्स है। तो ये सारे डेटा हो सकते हैं। और क्या है, डेटा जो है दो टाइप का, एक डिजिटल डेटा है, एक नॉन डिजिटल डेटा है। तो डिजिटल डेटा क्या होगा, या तो स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा। और नॉन डिजिटल डेटा क्या होगा, पेपर फाइल्स है, प्रिंटेड रिकॉर्ड्स है, प्रिंटेड रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स है डेटा क्लासिफिकेशन के। अब इसका क्या रिसर्च में बात है, मतलब ये तो हम लोग जान रहे हैं, अगर हम लोग कंप्यूटर पढ़े या सिंपल हम लोग जाने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो ऐसे ऐसे होता है कि डेटा क्या है, क्या क्या डेटा हो सकता है, किस किस फॉर्म में डेटा हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इसमें क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, उसमें क्या क्या होता है। उसमें पहले डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग। यहाँ से डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन होता है, इंटरव्यूज के द्वारा डेटा कलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट है और रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद डेटा रिडक्शन क्या होता है। डेटा रिडक्शन मतलब क्या है, सिलेक्शन होगा, फोकसिंग होगा, सिंप्लीफाइंग होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग होगा, ट्रांसफॉर्मिंग होगा। अब डेटा रिडक्शन क्या, डेटा को रिड्यूस करना। अब कैसे रिड्यूस करना, ये सारे स्टेप्स हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या है, डेटा डिस्प्ले होता है। कैसे डेटा डिस्प्ले होता है, या तो मैट्रिक्स में होता है,
ग्राफ्स में होता है, नेटवर्क्स में होता है, चार्ट में होता है। हम लोग डेटा जो दिखाते हैं तो चार्ट चार्ट बनाते हैं ना, हम लोग जो कैलकुलेट की डेटा, इसके पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट पढ़ा, तो उसमें क्या हम लोगों ने देखा कि डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको दिखाएंगे हम लोग कि डेटा को कैसे डिस्प्ले कराना होगा ना, पाई चार्ट में, जो भी चार्ट में, हिस्टोग्राम में, फिर नेटवर्क के थ्रू दिखाएंगे, ग्राफ्स के थ्रू दिखाएंगे, मैट्रिक्स के थ्रू दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डेटा को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो ये इतना सारा जो कलेक्शन हुआ, डेटा कलेक्शन हुआ, फिर डेटा रिडक्शन हुआ, डेटा डिस्प्ले हुआ, उसके बाद उसमें कंक्लूजन आएगा, तो मतलब कुछ तो मीनिंगफुल आएगा, कंफर्म करेगा और कुछ वेरीफाई करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे इसको एक्सप्लेन करें। आरती, सायंतनी, कोई प्रॉब्लम है बताइए यहाँ तक। अब डेटा एनालिसिस क्या है, स्टेजेस इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब तो क्या है, टॉपिक ही है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव हम लोग जान रहे हैं, डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना, एनालाइज करना। तो कैसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस में क्या है, डेटा को प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, उसको एडिट करेंगे, कोड करेंगे और कंप्यूटर फीड करेंगे। ये सारे स्टेप्स होते हैं। फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेबुलेशन होता है। डेटा एनालिसिस में क्या आएगा, फिर कैटेगराइज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। तो डेटा को हम लोग इतने तरह से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताया है ये, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या क्या है उसके बारे में, है ना। अब यहाँ स्टेप्स को देख लिए। स्टेप्स में क्या है कि पहले क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाइंग ये प्रॉब्लम है, एक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को करते हैं। फिर क्या करते हैं, रिफ्रेमिंग द लिटरेचर। उसके बाद स्पेसिफाइंग ए पर्पस। फोर्थ है कलेक्टिंग डेटा। फिफ्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर है रिपोर्ट एंड इवेल्युएशन। तो ये 6 स्टेप्स हैं। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, इसी को एक्सप्लोर करके स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो ये सब रिसर्च के स्टेप्स हैं। हाँ, डेटा प्रोसेसिंग, टेबुलेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन। हम्म। तो ये आपको क्या करेगा, मतलब आप पूछ रहे हो कि ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, स्टेप्स में पहले हम डिस्कस की थी, लेकिन इसको नहीं कुछ तो क्या करेगा, ये दे देगा उल्टा सीधा और बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ। और 4 ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कुछ उल्टा सीधा अरेंज कर देगा और उसमें से एक क्वेश्चन सही रहेगा। तो वैसे भी क्या, स्टेप्स में अगर आपको कोई भी रिसर्च करते किसी भी चीज में, तो अगर आपको स्टेप्स ही नहीं पता है तो आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा वाला है, अभी मटेरियल पे नहीं आई हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब स्पीड में बता रही हूँ, क्योंकि ये PPT रहेगा और ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को ज्यादा ये समझने में प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले वाला चीज है। अभी जब मुद्दे पे आती हूँ तो वहां स्लो हो जाती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो है, गुणात्मक डेटा विश्लेषण, क्या है वो, उसका डेटा रिडक्शन है, मतलब पर्पस है, प्रोसेस है, मेथड्स है, क्या क्या है उसके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो सबसे पहला क्या है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, इसको भी मैं बाद में एक्सप्लोर की हूँ उधर, मतलब एक्सप्लेन की हूँ। एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा टॉपिक बचा है सी पार्ट का, तो मैं चाह रही हूँ कि सी पार्ट कम से कम कंप्लीट हो जाए, है ना। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के क्या है, टाइप्स कह सकते हैं उसको, तो क्या है वो, डेटा रिडक्शन है, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर एनालिटिकल इंडक्शन है, हाँ, उसके बाद कांस्टेंट कंपैरिजन है, और फिर ट्रायंगुलेशन, ये सब कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आता है। अब डेटा रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डेटा रिडक्शन मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने बहुत सारा डेटा जमा किया है, इसी का मैंने क्या किया है कि PPT बनाया है, तो बहुत सारा डेटा जमा किया है, लेकिन अब मैं जो पढ़ा रही हूँ तो इसको क्या कर रही हूँ, इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ, एक एक लाइन नहीं कर रही हूँ ना, डेटा का साइज छोटा कर रही हूँ। कैसे छोटा कर रही हूँ, कौन कौन से प्रोसेस आएंगे डेटा रिडक्शन के लिए, सेलेक्टिंग, फोकसिंग, सिंप्लीफाइंग, abstracting and transforming the data,
that appear in writing of field notes और transcriptions। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब डेटा को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। रॉ मटेरियल है, उसमें से क्या होता है आपके घड़ी में, आपने क्या मतलब सपोज करो कि आपके सारे सामान घर में है, आपने शिफ्टिंग किया और आपके सारे सामान बॉक्स में पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी है। अब क्या करोगे, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे कि आपकी क्या है, बेडरूम का सामान बेडरूम में वो बॉक्स डालोगे, किचन का सामान किचन के रूम में डालोगे, ठीक है। आपका लिविंग एरिया का जो सामान रहेगा वो बॉक्स लिविंग एरिया में डालोगे। उसके बाद इसी तरह से जो जहाँ का सामान है उसको उस रूम में डाल दोगे। अब उसके बाद क्या किए, ये आप क्या किए, उसको सेलेक्ट किए कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। अब फोकस करेंगे कि कौन सा सामान कहाँ पे आएगा, जैसे किचन में। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक एक बॉक्स खोलेंगे, उसका देखेंगे कि कौन से सामान की कहाँ ज़रूरत है, कौन सा हाथ लगने वाला सामान है, कौन का सामान का जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सिंप्लीफाई, मतलब पहले फोकस करेंगे। देखो, हमने बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया और सबको उसके उसके जगह पे डाल दिया। फिर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ रखना है। उसके बाद हम लोग सारे सब बॉक्स को खोल के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्टिंग करेंगे और ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। उसके बाद जो जहाँ सामान जाएगा उसको वहाँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वहाँ पे रख दिए। उस तरह से क्या हुआ, सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। अब रूम में घुसो, आपका सारा सामान बिना किसी झंझट के आपको मिल जाएगा। लिविंग एरिया में लिविंग एरिया का रूम मिलेगा, बेडरूम में वहाँ का सामान मिलेगा, किचन में किचन का सामान मिलेगा। तो इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। इन द सेम वे हम लोग डेटा को भी रखते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं कि उसका पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके मेथड्स क्या है, ठीक है। इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, तो मैं अभी उसको उतना बता नहीं रही हूँ। अब देखो, जैसे प्रोसेसेस में डेटा रिडक्शन का क्या क्या बोला गया है। डेटा जो हम लोग रिड्यूस करेंगे उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। उसके प्रोसेस में क्या आएगा, सर्चिंग, इवेल्युएटिंग, रिकॉग्नाइजिंग, कोडिंग, मैपिंग, एक्सप्लोरिंग और डिस्क्राइबिंग, ये सारे उसके स्टेप्स आएंगे, मेथड्स। हाँ, मेथड अलग है। पहले प्रोसेस क्या क्या आएगा, क्या क्या जगह से हम लोग जाएंगे, ठीक है। मान लो कि आप स्कूल में पढ़ती हो, ठीक है। मान लो कि ये डेटा डिडक्शन, साइंतनी का नाम है डेटा डिडक्शन, ठीक है। अब साइंतनी कोई भी XYZ स्कूल में पढ़ती है, जिसको स्कूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, ठीक है, कौन से बोर्ड का है। लेकिन स्कूल के जाने का प्रोसेस मतलब रास्ता कौन सा है, साइंतनी है, ये साइंतनी है स्कूल का, ये आर से रास्ता है, ठीक है। और कौन से स्कूल में पढ़ती है उसका बोर्ड है, ठीक है, बी से बोर्ड हो गया। अब इसके डेटा रिडक्शन के केस में क्या होगा कि साइंतनी का जो पर्पस है डेटा रिडक्शन, वो आप समझ लो, साइंतनी जहाँ लिखा है वो डेटा रिडक्शन है, ठीक है। ये जो रोड बताया, रास्ता बताया, जो भी बताया है वो क्या है, प्रोसेस है ऑफ डेटा रिडक्शन। और ये क्या है, बोर्ड। ये कोई भी कौन से बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज मैथड्स, ठीक है। तो कौन से साइंतनी जो है, मतलब डेटा डिडक्शन इसमें है, वो कौन से प्रोसेस से जाएगा, कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। साइंतनी कौन से रास्ते से स्कूल जाएगी। अब कौन से स्कूल जाएगी वो नहीं पूछ, रास्ता कौन सा होगा, सीधा जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, होगा ना रास्ता। आपके घर का रास्ता होगा, मखतपुर होगा या कुछ नाम होगा, कुछ भी XYZ नाम होता है कि उधर साइड से जाएगी, उधर साइड से जाएगी, तो उस तरह से उस रास्ते से होके जाएगी, तो उस प्रोसेस से डेटा रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे है कि कौन से स्कूल जाएगी, उसका बोर्ड क्या है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, उसके क्या मेथड्स हैं। पहले हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस में क्या आएगा, पहले हम लोग डेटा को सर्च करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ द डेटा। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे उसको, फिर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या उसका पैटर्न है, थीम्स क्या है, रेकरिंग एलिमेंट्स क्या है, फिर इसको कोड करेंगे, कोड्स टू सेगमेंट्स ऑफ डेटा। उसके बाद मैपिंग करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग, कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे हो रहा है, देख के बहुत कुछ पता लगता है ना। फिर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, डेल्विंग डीपर इनटू स्पेसिफिक एरियाज। उसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इसमें
विशिष्ट क्षेत्रों में क्या है, गहराई क्या है उसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे समराइजिंग फाइंडिंग्स, उसके बाद उसको निष्कर्षों को सारांशित करेंगे। तो ये चीज समझ आया, साइंतनी रास्ता कौन सा जाएगी, कौन सा स्कूल जाएगी, बोर्ड। डेटा रिडक्शन प्रोसेस क्या है, मेथड्स क्या है, ये समझ आया। सर्च, इवेल्युएट, रिकॉग्नाइज, कोडिंग, मैपिंग, एक्सप्लोर, ठीक है। हाँ वही है इसमें, सर्चिंग हो गया आपका, इवेल्युएटिंग हो गया, सारे हैं मेथड्स इसमें। रिकॉग्नाइजिंग है, यस, कोडिंग है, मैपिंग है, एक्सप्लोरिंग है और डिस्क्राइबिंग भी एक आएगा, ठीक है। क्लियर है इस एग्जाम्पल से, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मैथड्स क्या होगा डेटा डिडक्शन का, डेटा जो रिड्यूस करेंगे या जो भी इसका रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा, इसका क्या मेथड होगा, तो थीमेटिक एनालिसिस होगा या कंटेंट एनालिसिस होगा या कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड होगा या फ्रेमवर्क एनालिसिस होगा या ग्राउंडेड थ्योरी होगा। तो ये सारे मेथड्स उसके हो सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग डी पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको अभी नहीं बताऊंगी, इसका डिटेल्स हम लोग का डी पार्ट में ग्राउंडेड थ्योरी है, जहाँ इसको डीपली पढ़ेंगे हम लोग। डेटा कटौती के क्या तरीके होंगे, थीमेटिक एनालिसिस का क्या हिंदी है, विषयगत विश्लेषण, मतलब आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स, आवर्ती विषयों की पहचान करना। दूसरा है कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट मतलब सामग्री का विश्लेषण करेंगे, पठन सामग्री का विश्लेषण करना। फिर है कांस्टेंट कॉम्पेरेटिव मेथड, लगातार उसको कंपेयर करेंगे, वो ऐसा मेथड होगा। लगातार तुलनात्मक विधि, लगातार तुलनात्मक मतलब क्या है, डेटा का तुलना होते रहेगा विभिन्न मामलों में। दो आदमी का कंपेयर करते हैं ना, अब मैं करूंगी कि सायंतनी है और एक आरती है, तो दोनों को कंपेयर करूंगी कि एक का हाइट कितना है, एक का वेट कितना है। उसी तरह से क्या है, डेटा जो है उसका तुलना, विभिन्न मामलों में डेटा की तुलना करेंगे, वो चीजें हैं यहाँ पे। फिर फ्रेमवर्क एनालिसिस मेथड है और ग्राउंडेड थ्योरी है। तो ये सारे मेथड्स हैं डेटा रिडक्शन के। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ा है, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, फिर पढ़ा हमने डेटा रिडक्शन क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब देखेंगे हम लोग एनालिटिकल इंडक्शन, एनालिटिकल इंडक्शन क्या होता है। यस मैम, चलिए। अब एनालिटिकल इंडक्शन क्या होगी, एनालाइज करेंगे, इंडक्शन होता है ना हमारा, फर्स्ट कोई भी किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, हमारा इंडक्शन होता है। कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें इंडक्शन होता है ना। इसी तरह से एनालिटिकल इंडक्शन क्या होगा, इट इज a way of building explanations in qualitative analysis by constructing and testing a set of causal links between events, actions, etc. in one case and the iterative extension of this to further cases। एनालाइज करेंगे, रिलेट करेंगे, कौन सा इवेंट है, घटना कहाँ है, किसके बीच में क्या संबंध है, ये सब यहाँ से बातें होंगी। इट इज ए रिसर्च स्ट्रैटेजी इन सोशियोलॉजी, एजुकेशन कहीं का भी जरूरी नहीं, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की बात हो रही है, दैट एम्स टू सिस्टमैटिकली डेवलप कैजुअल एक्सप्लेनेशंस फॉर टाइप ऑफ फेनोमेना। एनालाइज करते तो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो स्टेप अपने आता है ना। अब पूछेंगे कि साइंतनी जो है वो स्कूल कैसे जाती है या कौन से स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइंतनी का डेली रूटीन क्या है, तो ये क्या होगा इसमें, सिस्टमैटिकली डेवलप कैजुअल एक्सप्लेनेशन। सिस्टमैटिकली क्या एक्सप्लेनेशन होगा, बताया जाए कि साइंतनी उठती है इतने बजे, ऐसे रेडी होती है, फिर इतने बजे स्कूल के लिए निकलती है 10 बजे, या मान लो कि अभी क्या है 8 बजे स्कूल के लिए निकलती है, फिर इस रास्ते से होके जाती है, फिर इस वाले बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड या जो भी उस स्कूल में पढ़ने जाती है, तो वहाँ 8:30 बजे पहुँचती है, 30 मिनट उसको जाने में लगता है, फिर वहाँ से प्रेयर होता है, 8:30 से असेंबली स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे तक असेंबली होता है, फिर क्लासेस स्टार्ट होते हैं, 4 बजे तक उसका क्लास चलता है, स्कूल, फिर वापस आती है, फिर ट्यूशन जाती है, मतलब जो भी रूटीन है तो उसको सिस्टमैटिक, मतलब सुबह से शाम तक, रात तक, अपने सोने तक क्या क्या किया है उस चीज को एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हर कुछ को सिस्टमैटिक रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई भी घटना को, आग लगी तो कैसे लगी या कोई भी चीज है,
किसी भी घटना को जब बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? घटनाओं के प्रकारों के लिए व्यवस्थित रूप से कारण स्पष्टीकरण विकसित करना है। क्या कारण है इसको बनाना है, बताना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लोरियन जेनी जेनिकची फर्स्ट पॉपुलराइज दिस अप्रोच इन 1934। ये एनालिटिकल इंडक्शन अप्रोच को एफजेड ऐसा शॉर्ट में याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे ए टू जेड, ए इसका एनालिटिकल है, इसका लास्ट में क्या आएगा? जेड। ए टू जेड हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो ए टू जेड ऐसा याद हो जाएगा, एनालिटिकल इंडक्शन, और एफ टू जेड, एफ जेड इनका नाम से हम लोग निमोनिक बनाएंगे। उन्होंने इस जो एनालिटिकल इंडक्शन है उसको पॉपुलराइज किया कब? 1934 में। ठीक है। सिस्टमेटिकली डेवलप कैजुअल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन फॉर टाइप्स ऑफ फेनोमेनन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ए टू जेड हो गया, पिलर फॉर्म का ए टू जेड स्किल है ना, वैसे ही इसको कैसे याद करेंगे? एनालिटिकल इंडक्शन एफ जेड, ए टू जेड में आ गया। अगर आपको ए टू जेड ही याद रहेगा तो ऑप्शन में आया एफ जेड, तो आप टिक आउट कर लेंगे, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, फ्लोरियन जेनानिकी। ठीक है, प्रोसेस क्या आएगा इसमें? Researchers begin by studying a small number of cases related to phenomenon, the search for similarities that could point to common factors। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट जो है इसको मैं बता रही हूँ। यस, ये देखो, रिफाइनमेंट एंड एप्लीकेशन इसका क्या है? हॉवर्ड एस बेकर क्या किए हैं कि marijuana के उपयोग के अध्ययन में भी इस पद्धति का उपयोग किए। और क्या किया? डोनाल्ड क्रेसी ने इसका उपयोग कब किया? वित्तीय विश्वास उल्लंघन यानी कि गबन की जांच करने के लिए किया। होता है ना, कोई पैसा हड़प लिया, क्या किया नहीं किया, तो एनालिटिकल एनालाइज करता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ देखो, अल्फ्रेड लिंड स्मिथ ने क्या किया? अफीम की लत के अध्ययन में विश्लेषणात्मक प्रेरण लागू किया। उसी तरह से डोनाल्ड क्रेसी ने इसका उपयोग वित्तीय विश्वास उल्लंघन यानी कि गबन की जांच के लिए किया। और हॉवर्ड एस बेकर ने marijuana के उपयोग के अध्ययन में भी इस पद्धति का उपयोग किया। और ये पद्धति किसने दिया था? ये पद्धति दिया था एजेड, फ्लोरियन जेनानिकी, एफजेड। फ्लोरियन जेनानिकी इसको पॉपुलराइज किए थे कब? 1934 में। ठीक है, क्लियर है ये? अब क्रिटिसिज्म है इसका एंड वेरिएशंस क्या है? क्रिटिसिज्म क्या है? एनालिटिकल इंडक्शन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म particularly regarding its ability to discover necessary but not sufficient conditions for the production of the investigated phenomenon। मतलब कि विश्लेषणात्मक प्रेरण, मैम ये रिसर्चर है। हाँ हाँ, विश्लेषणात्मक प्रेरण को आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जांच की गई घटना के उत्पाद के लिए आवश्यक लेकिन पर्याप्त परिस्थितियों की खोज करने की इसके जो कैपेसिटी है उसके संबंध में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कांस्टेंट कंपैरिजन क्या है। नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट कंपैरिजन। नाम से ही क्या लगता है कि कॉन्स्टेंटली इसको कंपेयर किया जाता होगा, है ना। कांस्टेंट कंपैरिजन, तो क्या हो रहा है इसमें? एनालाइज किया जा रहा है डेटा को सिस्टमैटिकली। किसमें है ये? पावरफुल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में है। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड जो है उसको कौन दिए हैं? ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी। ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी से क्लोजली ये रिलेटेड है। इसको ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग डी पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में नहीं बता रही हूँ मैं। और इसको कौन डेवलप किए हैं? ग्लासर एंड स्ट्रॉस। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड को उन्होंने डेवलप किया है। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है? रिसर्चर जो है सॉर्टिंग करता है और ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? रॉ डेटा को ग्रुप बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, उसके जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसको
क्या करता है, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड डेटा, है ना, दोनों का स्पेलिंग क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ऐसा कुछ है, और क्या डिफरेंस है बताइए। डाटा क्या होता है या डेटा क्या होता है बताइए। तो उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इज नॉन एज डाटा, एंड प्लूरल ऑफ डाटा इज डेटा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो भी, कोई भी कच्चा सामान हम लोग जमा किए, दैट इज डेटा। अब डेटा को क्या किए, डाटा को, उसको हम लोग क्या किया, ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, कच्चा सामान लाए, कुछ भी हमारे घर में कोई भी सामान, शिफ्टिंग का समझो कोई भी सामान है, तो वो डाटा हो गया या डेटा हो गया, जो भी बोलेंगे इसको। उसके बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किए, शॉर्टिंग किए, ग्रुपिंग किए, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स जो भी रहेंगे उसके बेस्ड में, तो वो कौन सा मेथड आ जाएगा, कांस्टेंट कॉम्परेटिव मेथड। क्लियर है, डेटा कलेक्शन रॉ मटेरियल, हाँ, ये सारे स्टेप्स है, उसके प्रोसेस हैं, कलेक्टिंग डेटा, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंटली, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, थ्योरी डेवलपमेंट, ये तो सभी में हम लोग करते हैं, कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसका पैटर्न जानते हैं कौन से पैटर्न का है, फिर उसका थ्योरी डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर एप्लीकेशंस क्या है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सब में उसका यूज होता है। इसमें डेटा सिस्टमैटिकली कंपेयर होता है, प्रिवेंटिंग पोटेंशियल डिसरिगार्ड बेस्ड ऑन थीमेटिक ग्राउंड्स, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगुलेशन रिसर्च। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो क्या हमने पढ़ा है अभी जस्ट, हमने पढ़ा है कांस्टेंट कंपैरिजन, किसका, कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड, उसके बारे में हमने पढ़ाई की है। स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन इसको दिए हैं, ग्लासर एंड स्ट्रॉस दिए हैं इसको, ठीक है, डेवलप किए हैं। अब क्या है कि 1990 में स्ट्रॉस और कॉर्बिन, ठीक है, वो सजेस्ट किए हैं फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन के कुछ कंपोनेंट्स जो है उसको सजेस्ट किए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है मैं पढ़ देती हूँ एक बार। वर्ड रिपीटेशंस होगा, जैसे कि हम लोग वो वर्ड को देखेंगे जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, और वर्ड वो क्लोज रिपीटेशन में इंडिकेटेड इमोशंस, उसके बारे में बात हुई है। फिर दूसरा इंडाइजेनियस कैटेगरीज, उसके बाद है कीवर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कीवर्ड है किस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में बातें की गई है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको आप लोग सुन लो, ऑप्शन में कुछ आया तो समझ आ जाएगा। फिर सोशल साइंस क्यूरीज है, वहाँ क्यूरी जो भी होगी उसके बारे में होगी। सर्चिंग फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो गया है तो हम लोग क्या है, कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें उसको पता चल जाएगा। मेटाफॉर्स एंड एनालॉजीज, ट्रांजिशंस, पॉइंग, कटिंग एंड शॉर्टिंग, तो ये सारी चीजें हैं। मान लो ट्राइंगल से आया है ना, ट्राइंगुलेशन, तो 3 एंगल है इसमें, 1 2 3, तो कोई भी चीज, कोई भी एंगल का वैल्यू जानने के लिए हम तीनों एंगल को देखते हैं, मतलब किसी एक एंगल को पकड़ के नहीं, एक से ज्यादा एंगल को लेके हम लोग बातें करते हैं, तिनकोना, ठीक है। उसी तरह से ट्राइंगुलेशन में क्या होता है, ट्राइंगुलेशन मीन्स क्या होता है, यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डेटा ऑन द सेम टॉपिक। एक टॉपिक पे एक से ज्यादा, कोई भी सेम टॉपिक पर डेटा अगर कलेक्ट करना है, ठीक है, मान लो कि हम लोग नहीं कहते हैं कि आप इस केस को दूसरे एंगल से नहीं देख रहे हैं, आपका नजरिया ये है, लेकिन आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो कुछ और नजरिया, मान लो ये कुछ एंगल है, ठीक है, इस एंगल से हमने केस को देखा, ठीक है, सपोज करो 180 डिग्री, मतलब एंगल की बात करें तो
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग राइट एंगल ले लो, ठीक है। एक में हम 90 डिग्री के एंगल से देखेंगे, एक में 45 डिग्री है या 50 डिग्री है, सपोज कर लो 50 डिग्री 40 डिग्री है। तो क्या करेंगे, सब में अलग अलग एंगल से हम लोग देखेंगे एक ही टॉपिक को। तो हम लोग इसमें क्या है, ये मैं इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक मेथड से, मतलब एक मेथड से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए, कि कोई भी सेम टॉपिक पे एक मेथड से ज़्यादा मेथड से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज ट्रायंगुलेशन मेथड। किसी भी चीज़ के लिए एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, अलग अलग तरह से, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल डेटा सेट्स, मेथड्स, थ्योरीज और इन्वेस्टिगेटर्स टू एड्रेस ए रिसर्च क्वेश्चन को, कोई टॉपिक को अलग अलग तरह से देखना। हाँ बिल्कुल, अलग अलग एस्पेक्ट से देखेंगे, है ना। कभी मान लो कि आप किसी के बारे में बोल रहे कि वो गलत है, तो आपके नजरिया से देखेंगे हम तो लगेगा कि हाँ वो सामने वाला गलत है, लेकिन सामने वाला का नजरिया देखेंगे तो लगेगा कि वो भी सही है ना। तो हर किसी का एस्पेक्ट अलग अलग होता है, तो उसी तरह से हर नजरिए से देखेंगे, हर मतलब एक मेथड से ज्यादा तरीके से, 2 3 4 जो भी मेथड रहेंगे उससे हम सेम टॉपिक पे डेटा कलेक्ट करेंगे। दिस इज द फैक्ट, ओके। Triangulation is the use of two or more methods of data collection in the study of some aspects of human behavior. Behavior में भी इसका होता है डेटा कलेक्शन के लिए। इससे क्या होता है, ट्रायंगुलेशन में इनोवेशन एंड इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग होता है ना, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इनोवेशन इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन है, थ्योरी ट्रायंगुलेशन है, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन है। तो ये मेथड्स हैं ट्रायंगुलेशन के। अब डेटा ट्रायंगुलेशन क्या है, इन्वॉल्व्स यूजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स, स्पेसेस एंड पीपल। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग स्पेस में और अलग अलग पीपल से। जैसे कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, पेरेंट, टीचर्स एंड चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, कोई भी घटना को। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे स्कूल में क्या हुआ था, मेरे क्लास में एक किसी लड़की का क्या हुआ कि उसके बैग से एक बुक चोरी हो गया, ठीक है। बुक चोरी हो गया, तो उसके बाद पर्टिकुलर वो किसी के बारे में बोल रही थी कि मैम ये जो है आज क्लास में मेरे से पूछ रही थी कि तुम्हारा बुक ये है, तो मुझे एक दिन के लिए जाने के लिए मतलब दोगी, तो ये मुझे नहीं दी, तो इसका मतलब है कि यही बुक चुराई है, ठीक है। तो उसका एस्पेक्ट ये हो गया। उसके बाद ये बहुत बड़ा इशू बन गया था कि हाँ यही चोर है, चोर है, मतलब किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अब बोल रही कि यही ली है। अब उसके जो फ्रेंड है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मैम ऐसा हुआ था, यही ली होगी। उसके बाद मैम क्या की, अपना दिमाग लगाई और सबको अलग अलग बुलाई। उसको सबको अलग अलग बुला के उसके बाद क्या हुआ, सबका पॉइंट जाने कि कौन से स्टूडेंट का क्या बोलना है, किस पे सच जाता है नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सबका बैग चेक कराई और फिर अपना कैसे ना कैसे दिमाग लगा के फिर क्या की वो, मतलब पेरेंट्स से भी बात की, टीचर से भी बात की, क्लास में भी बात की। उसके बाद कहाँ ना कहाँ से पता चला कि बुक किसने लिया था। उसके कुछ 5 7 दिन बाद क्या हुआ पता है, मतलब सर्चिंग जारी था, लेकिन 5 to 7 डेज के बाद क्या पता चला कि वो लड़की जो है अपने घर गई। उसके बाद उसकी मम्मी एक लेटर टीचर को भेजी, उसमें लिखा था कि ये जो है मतलब घर में ही बुक भूल चुकी थी और किसी और को ब्लेम कर रही थी, समथिंग ऐसा कुछ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी को ब्लेम भी कर रहे हैं तो पहले अपना खंगाल ले, आपका कुछ चीज नहीं मिल रहा है, पहले अपने घर में देख ले आपके पास है कि नहीं है कि क्या है, फिर किसी को ब्लेम करें। अगर वो उसी दिन टीचर बोलती कि हाँ यही लड़की ली है, यही लड़की ली है, सब ने कहा, सब कह रहे हैं तुम्हें ली हो, तो ये तो गलत हो जाता ना डिसीजन। तो डेटा ट्रायंगुलेशन में क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एक ही चीज का स्टडी कर रही है, एक ही केस को देख रही है अलग अलग एंगल से, कि इसकी फ्रेंड इसलिए ऐसा बोल रही है, कि दुश्मन इसलिए ऐसा बोल रही है, किससे पूछी इसलिए ऐसा बोल रही है, और क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है एक घटना को, टू अंडरस्टैंड ए फेनोमेना।
ठीक है। डेटा ट्रायंगुलेशन देते लेना है, डेटा लेना है अलग अलग, पब्लिक से लेना है, कोइंसिडेंट के बारे में जानना है, ट्रायंगुलेशन डेटा, ठीक है। हाँ, तो किसी एक की बात पर बिलीव ना करके वो टीचर, वो मैम क्या की, अलग अलग जगहों से जानकारी एकत्र की, उसके बाद उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, फिर कैसे न कैसे वो बुक पता चला कि उसके घर में ही था, है ना। इसका दूसरा एक्सपेक्ट क्या होता है कि सब बोलते हैं हाँ ये लिए, तो बोलते हैं हाँ तुम ही ली हो, फिर उसका उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है कि ये लड़की ली है, होता ना। अब जब जब ये घटना के बाद बुक मिल गया तो काफी अच्छा लगा हो कि चलो किसी को ब्लेम नहीं पड़ा, मतलब गलती नहीं हुई किसी से, टीचर को भी अपना डिसीजन अच्छा लगा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन। इन्वेस्टिगेटर मतलब क्या, अन्वेषक त्रिकोणासन। अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, डेटा ट्रायंगुलेशन में क्या है। अब डेटा सोर्स के बारे में बात करें, सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, सोर्स 3 है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, टीचर है, जो भी है, तो अलग अलग सोर्सेस के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है डेटा ट्रायंगुलेशन में। अब इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन क्या है, ट्रायंगल। इन्वेस्टिगेटर क्या है, मतलब जो रिसर्च करेगा, रिसर्चर। तो अब क्या करेंगे कि कोई रिसर्चर कोई एस्पेक्ट से देख के रिसर्च करेगा, दूसरा रिसर्चर किसी और एस्पेक्ट से देख के रिसर्च करेगा, तीसरा किसी और एस्पेक्ट से रिसर्च करेगा। मतलब इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन में हम लोग क्या लेंगे, रिसर्चर, कौन कौन रिसर्चर क्या स्टडी किया उसके बारे में जानेंगे। रिसर्चर 1, रिसर्चर 2, सेम थ्योरी पे रिसर्चर 3, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, अलग अलग सोर्स से। हाँ, उसी तरह से है थ्योरी, थ्योरी ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन में क्या होगा कि अलग अलग थ्योरी, ठीक है, अलग अलग थ्योरी किसी भी चीज के बारे में, कि थ्योरी 1 एक ही स्टोरी है, कुछ पर्सपेक्टिव है, उसका अलग थ्योरी रहेगा, जैसे थ्योरी 1 होगा, थ्योरी 2 होगा। सीआईडी समय आप देखते हो ना कि अलग अलग थ्योरी बनाते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो थ्योरी 1 होगा, थ्योरी 2 होगा, थ्योरी 3 होगा, इस तरह से अलग अलग थ्योरीज होंगे सेम रिसर्च पे। उसी तरह से क्या है, मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन में क्या आएगा, इसमें मेथड आएंगे, या तो क्वालिटेटिव मेथड आएंगे या क्वांटिटेटिव मेथड आएंगे। मेथड में यही आएंगे, या मिक्स्ड आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव या दोनों का कंबाइंड आ जाएगा, Q प्लस Q, मिक्स्ड। तो मैथोडोलॉजिकल में मेथड्स आएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ये देखो जैसे कि यहाँ पे इन डेटा ट्रायंगुलेशन यू यूज मल्टीपल डेटा सोर्सेज टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। You can vary your data collection across time, space और different people. एग्जाम्पल है डेटा ट्रायंगुलेशन का क्या है, क्या था एग्जाम, मैं बोली थी कि डेटा सोर्स, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 ऐसे करके होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशंस बिहाइंड कोऑपरेटिव बिहेवियर यू कंपाइल एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 130 यूएस कॉलेज स्टूडेंट्स over a period of 8 months. Then you repeat the experiment with comparable samples in different region worldwide. अब यहाँ पे क्या किया, सैंपल लिया, कहाँ से उठाया, यूएस कॉलेज स्टूडेंट का सैंपल उठाया, कोऑपरेटिव बिहेवियर कैसा है, उसके बाद वो क्या किया, ये यही सैंपल एक लिया, सैंपल 1 हो गया, फिर सेम चीज का स्टडी क्या किया, इंडिया में आके कर लिया, फिर सेम चीज का स्टडी क्या करेगा, फ्रांस जाके करेगा, सेम चीज का स्टडी क्या किया और जाके किसी और कंट्री में जाके करेगा। तो ये क्या हुआ, रिसर्च सेम टॉपिक पे कर रहा है लेकिन अलग अलग सोर्सेज से कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब डेटा ट्रायंगुलेशन जो है उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेंजिन, DNZIN, डेंजिन, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। डेटा ट्रायंगुलेशन में इन्होंने 1989 में, 89 है, ठीक है, 1989 में इन्होंने बताया कि डेटा ट्रायंगुलेशन जो है सो 3 तरह का होता है। क्या क्या है, एक टाइम ट्रायंगुलेशन होता है, टाइम ट्रायंगुलेशन, दूसरा है स्पेस
ट्रायंगुलेशन, और तीसरा क्या है, पर्सन ट्रायंगुलेशन, जिसके बारे में हम लोग ऊपर में जिक्र किया, डेटा कलेक्शन अक्रॉस टाइम, स्पेस और डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब टाइम ट्रायंगुलेशन में क्या आएगा, 1989, हाँ 1989। रिसर्चर क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा किसी भी घटना के लिए, उसके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। उसी तरह से स्पेस ट्रायंगुलेशन है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा एट मोर देन वन साइट। और उसी तरह से पर्सन ट्रायंगुलेशन है, तो अलग अलग पर्सन पे होगा। अब क्या है कि एक आदमी आए, डेंजिन ने तो कहा 1989 में कि 3 तरह का होता है डेटा कलेक्शन अक्रॉस टाइम, स्पेस और डिफरेंट पीपल, मतलब टाइम ट्रायंगुलेशन, स्पेस ट्रायंगुलेशन और पर्सन ट्रायंगुलेशन। अब एक आदमी आते हैं स्मिथ, डेटा ट्रायंगुलेशन की बात कर रही हूं मैं। उन्होंने कहा जो पर्सन का ट्रायंगुलेशन है, पर्सन ट्रायंगुलेशन के बारे में बात हो रही है, उसको उन्होंने 7 तरह से बताया। 7 लेवल ऑफ पर्सन ट्रायंगुलेशन उन्होंने बताया स्मिथ ने। टी फॉर टाइम ट्रायंगुलेशन, ये देखो टाइम लिखा हुआ है ना। दूसरा क्या है, स्पेस ट्रायंगुलेशन, ये स्पेस लिखा हुआ है। और तीसरा क्या है, पर्सन ट्रायंगुलेशन, पीपल या पर्सन जो बोलो। अब इन्होंने क्या कहा, टाइम स्पेस का तो क्लियर है, टाइम का क्लियर है, स्पेस का क्लियर है। डेंजिन ने बताया 3 टाइप का होता है। अब हम लोग बात करें पर्सन ट्रायंगुलेशन के बारे में नेक्स्ट पेज में। तो स्मिथ ने बताया कि पर्सन ट्रायंगुलेशन जो है वो 7 टाइप का होता है। 7 लेवल्स होते हैं, ठीक है, यस मैम। 7 लेवल कौन कौन से होते हैं, पहला है इंडिविजुअल लेवल, सुनते जाइए, ठीक है। पहला इंडिविजुअल लेवल है। दूसरा है ग्रुप एनालिसिस, मतलब उसमें क्या आएगा, द इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ग्रुप्स का और इंडिविजुअल्स का पैटर्न, उसके इंटरेक्शन पैटर्न्स उसको देखा जाएगा। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल ग्रुप एनालिसिस, तो उसमें क्या आएगा, units which have qualities not possessed by the individual making them up। फोर्थ आएगा इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, मैं फिर से बता रही हूँ, पहला आएगा इंडिविजुअल लेवल, दूसरा आएगा ग्रुप एनालिसिस, नाम याद रखो आप, उससे आपको याद हो जाएगी, आगे इतना देखने का जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल लेवल फर्स्ट, सेकंड वन इज ग्रुप एनालिसिस, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, फिफ्थ इकोलॉजिकल एनालिसिस, सिक्स्थ कल्चरल एनालिसिस एंड सेवन नंबर सोसाइटल एनालिसिस। अलग अलग लोग कहाँ कहाँ रहेंगे, अलग अलग जगहों में रहेंगे, सोसाइटी अलग रहेगा, कल्चर अलग रहेगा, इकोलॉजिकल एनालिसिस रहेगा अलग, इंस्टीट्यूशन अलग रहेगा। हाँ, जैसे बिजनेस हो गया, फैमिली का हो गया कि मैरिज है क्या है, सोसाइटी के बारे में होगा, पॉलिटिकल होगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो है उसके बारे में एनालिसिस होगा, फिर एक ग्रुप एनालिसिस होगा और इंडिविजुअल लेवल। तो ये सारे लेवल्स हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, डेटा ट्रायंगुलेशन हो गया, यहाँ पे एक था पीपीटी कहाँ गया, हाँ डेटा ट्रायंगुलेशन हम लोग समझ गए, ये क्लियर हो गया। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन में डेटा ट्रायंगुलेशन हमारा क्लियर है, मैम क्लियर है बहुत अच्छे से, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेटा ट्रायंगुलेशन हो गया, अब इसके बारे में बात करते हैं, मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, मतलब मेथड के बारे में बात होगी। कौन कौन से मेथड होंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना। तो ये मेथड्स ट्रायंगुलेशन कब होगा, कैन अकर एट द लेवल ऑफ डिजाइन और डेटा कलेक्शन। तो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, डिजाइन लेवल ट्रायंगुलेशन होगा, डेटा कलेक्शन ट्रायंगुलेशन होगा मेथड ट्रायंगुलेशन में।
ये दो चीजें आएंगी। और एक हमारा है, थर्ड वन है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन। उसके बारे में हम लोग जान ही लिए हैं, थ्योरी ट्रायंगुलेशन जान ही लिए हैं। और उसके बाद भी एक मल्टीपल ट्रायंगुलेशन मान सकते हैं, इसमें जो छोटा बड़ा है वो आ जाएगा। मतलब उसमें क्या आएगा, मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा एंड मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स विथ मल्टीपल एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। मेथड ट्रायंगुलेशन, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो चलिए आज का एक दो क्वेश्चन देखा जाए। डेटा ट्रायंगुलेशन तो हम लोग समझ लिए, उसका क्या क्या मेथड है वो समझ लिए। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। मेथड्स का नाम पूछेगा मैक्सिमम आपसे, बताइए। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं भी अभी बहुत बार रिपीट की हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव ट्रायंगुलेशन में क्या आएगा, किसको कंपेयर करेंगे, बताइए। ये सब एग्जाम्पल है मैं जो बताई हूँ, किसको कंपेयर करेंगे मैम, थ्योरी का किसको, इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर, इन्वेस्टिगेट मतलब रिसर्चर, रिसर्चर को करेंगे ना, रिसर्चर वन रिसर्चर टू, ठीक है। थ्योरी ट्रायंगुलेशन में क्या होगा, किसका कंपैरिजन होगा अलग अलग, क्या बताइए। हाँ, थ्योरी वन थ्योरी टू थ्योरी थ्री ऐसे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, डेटा ट्रायंगुलेशन है उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, बताइए। अब जैसे एग्जांपल से लेते हैं कि इन ए स्टडी ऑन वर्कप्लेस डायनामिक्स, रिसर्चर्स में फेस चैलेंजेस इन reconciling data from employee surveys, HR records and managerial interviews। तो क्या होगा वहाँ पे, एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस में इन्वॉल्व क्रॉस वैलिडेटिंग findings and conducting additional analysis to ensure consistency। अलग अलग जगह से उसको डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रॉस वैलिडेटिंग होगा, उसको फाइंडिंग करने में चैलेंज फेस होगा। अच्छा, एक और इसमें कुछ बताना था, ये देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, ट्रायंगुलेशन का पर्पस क्या है, ये जो ट्रायंगुलेशन मेथड है वो क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। मोर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है ये, हाँ। मोर होलिस्टिक मतलब अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य है। होलिस्टिक कहते हैं ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसी तरह से ये वैलिड माना जाएगा। किस लिए, ट्रायंगुलेशन इज आल्सो हेल्पफुल फॉर एनहांसिंग क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी। क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी में उसको क्या होता है, हेल्पफुल माना जाता है। किस चीज के लिए है ये यूज होगा, टू क्रॉस चेक एविडेंस। किसी भी चीज को, ट्रायंगुलेशन है तो बताए ना, कोई भी चीज, जैसे मैंने वो बुक वाला एग्जाम्पल बताया, तो क्रॉस चेक करने में उसको हेल्प मिला, कोई भी एविडेंस को, कि हाँ सच में क्या हो रहा है। मतलब सिंपल एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग उसमें क्या होगा, कहाँ गया, क्रॉस चेक करने के लिए किसी भी घटना के बारे में, कोई भी चीज के बारे में अलग अलग तरह से हम लोग देखेंगे, तो क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जो रिसर्च चल रहा है वो सही है कि नहीं, हमारा जो फीडबैक आ रहा है सही है कि नहीं, जो भी है, क्रेडिबिलिटी वैलिडिटी इसके बारे में। और क्या इसका है, पूरे कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर क्या है कि अलग अलग एंगल से देखेंगे, क्रॉस चेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अलग अलग नजरिए की बात होगी। उससे क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा कि एक्चुअल में बात क्या है। कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है, तो बीच का गैप जो है, जो बात मिसिंग है, जो एक्चुअल चीज है, वो बातें पता चल जाती है ना। क्रॉस चेक करने का, हाँ।
तो ये सारे एग्जाम्पल सब है, इसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद टू इनहांस वैलिडिटी, वैलिडिटी को क्या करते हैं, इनहांस करने के लिए। ठीक है, अब प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ट्रायंगुलेशन रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो इसका प्रॉज क्या है, पक्ष और विपक्ष के बारे में बातें जानेंगे। तो ये क्या है, रिड्यूसेस बायस, ये जो है पूर्वाग्रह को क्या करता है, कम करता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में किसी वन साइड, किसी एक की बात पे जाके फंसता नहीं है, हर कुछ हर पहलू को देखता है, उसके बाद उसमें वेल राउंड लुक है, ये हर तरह से देख के फिर ये कोई रिजल्ट निकालता है, ये इसका प्रॉज हो गया। दूसरा क्या है, स्टेबलाइजिंग क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी। डिफरेंट मेथड्स क्या करते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं, डेटा सोर्स अलग अलग होता है, थ्योरीज अलग अलग इन्हांस करते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी हमारे रिसर्च का इन्हांस होता है, स्टैब्लिश होता है, बढ़ता है। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन लेता है, वन साइड नहीं है। हाँ, अब इसका कॉन्स भी तो होगा कुछ, इसका मतलब विपक्ष की भी बातें होंगी, पक्ष की बातें तो हम लोग देख लिया, विपक्ष की बात क्या होगा। अब अलग अलग मेथड यूज करेंगे, अलग अलग लोगों के विचार देंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना, हर आदमी का पक्ष देखेंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे, हर आदमी के पहलू को देखेंगे, तो ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद क्या है, इनकंसिस्टेंट है ये, मतलब असंगत है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डेटा, मतलब अब सीआईडी में देखते होगे ना कि बहुत सारा केस ऐसा है, या मूवी सब में देखते होगे कि कितना सारा देखता है ना कि पुलिस सब है, उसका बहुत सर्च किया, अलग अलग मेथड से जाके, ट्रायंगुलेशन मेथड उसको जाके सर्च किया, कुछ किया, रिसर्च किया, लेकिन एक स्टेज पे जाके उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो भी डेटा सोर्स उसको अलग अलग मिल रहा है, जो भी वो इन्वेस्टिगेट किया है, जो भी मेथड से किया है, जो भी इसको पता चला, उसका उसको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता था, मतलब देखते हैं लोग मूवी में कि क्या होता है कि केस को क्लोज कर देता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, योर डेटा में बी इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो ये इसका नेगेटिव चीज है। क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, क्या परसिस्टेंस चला जाता है, इनकंसिस्टेंट। हाँ, तो ये दो फैक्टर हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग डी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डी पार्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी क्या, डिजाइन क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिजाइन क्या है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग है ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ग्राउंड थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स इन कंडक्टिंग नैरेटिव डिजाइन। फिर केस स्टडी है, तो इसमें देखेंगे मेनली क्या क्या है। फोर्थ में क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन है, उसके बाद नैरेटिव रिसर्च डिजाइन है, उसके बाद केस स्टडी है, फिर इथनोग्राफी है, ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड मेथड डिजाइन है, मिक्स्ड मेथड्स में ट्रायंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को डी पार्ट में पढ़नी है। तो आई होप कि आप लोगों का, मैम आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं मनीष, बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है पार्ट डी में। उसके बाद कल मॉर्निंग में, आज दो क्लास होगा, कल एक क्लास होगा मॉर्निंग में, कल भी दो क्लासेस होंगी। तो वहाँ क्या होगा, इसको हिंदी में देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन है, उसके बाद केस स्टडी है, उसके बाद इथनोग्राफी है, नृवंश विज्ञान है, ठीक है, मिक्स्ड मेथड, मिश्रित व्याख्यात्मक डिजाइन, इसमें तो त्रिकोणीकरण, व्याख्यात्मक और खोजपूर्ण डिजाइन है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। आज दो क्लासेस होंगी और कल एक और क्लासेस होंगी। तीन क्लासेस में हमारा कल रिसर्च मॉर्निंग की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीचर एजुकेशन यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिए, ठीक है, तो बने रहिए और बस लगे रहिए पढ़ाई में।
मेरी क्लासेस रेगुलर है मनीष। कल भी मैं 10 बजे रात में लेने वाली थी और फिर क्लास किसी कारण से नहीं लेने के लिए कहा गया, ठीक है? तो इसीलिए आज 2 क्लासेस ले रही हूँ। परसों भी मैंने रात में लिया है क्लासेस। आपने शायद रिकॉर्डिंग देखा नहीं है ना? तो अभी जो क्लासेस है ज़्यादा होंगी क्योंकि 15 मई तक कोर्सेज़ कंप्लीट कराना है, तो अब मोस्टली 2-2 क्लासेस होंगी और लगातार ही क्लासेस होंगी। सर ने आप लोग जैसे बताते थे कि 2 क्लास 2 टाइम में लीजिए, तो वैसा नहीं हो पाएगा मोस्टली, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि लगातार लेने के लिए, ठीक है? तो आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए, इंटरनेट पैक बचा के रखिएगा ताकि क्लासेस हों और आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? यस मैम। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है। क्वालिटेटिव में क्या है? केस स्टडी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, इथनोग्राफिक स्टडीज है, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज है, एक्शन रिसर्च स्टडीज है, हिस्टोरिकल स्टडीज है। तो ये सारी चीजें क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आती है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग और सब पढ़ चुके हैं। इथनोग्राफिक स्टडी और मिक्स्ड पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथोडोलॉजी या मेथड है वहाँ का। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसके लिए? डेटा कलेक्शन के लिए, कोडिंग के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। ये जो है काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ग्राउंडेड थ्योरी को हम लोग देखेंगे। तो अब जानेंगे सबसे पहले कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या, ठीक है? ये सारे इसकी चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग किसको कहते हैं। आप लोगों को कोई आइडिया है तो बताइए। कोई आइडिया है आप लोगों को? ये क्या है कि ये देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये क्या है? ग्राउंडेड इन द इम्पेरिकल रियलिटी। इम्पेरिकल रियलिटी का क्या मतलब है? जो अनुसंधान, एक मिनट। ग्राउंडेड थ्योरी का एक गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा के आधार पर सिद्धांत उत्पन्न करना। जो डेटा है उसके आधार पर थ्योरी डेवलप करना है। जो अनुसंधान संदर्भ की अनुभवजन्य वास्तविकता पर आधारित है। अनुभव है ना, यहाँ पे अनुभव की बात की गई है। इम्पेरिकल रियलिटी है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन दे देगा कौन सा रियलिटी इसमें होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। तो दैट इज इम्पेरिकल रियलिटी। अनुभवजन्य वास्तविकता पर आधारित होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं, कोडिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कोडिंग करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। और उसमें पैटर्न और संबंधों की पहचान करते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या है उसका, क्या अल्टीमेट गोल है? डेवलप ए थ्योरी, एक थ्योरी डेवलप करना है जो किसी पर्टिकुलर फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए अध्ययन की जा रही घटना की व्याख्या वो करता है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और सभी जगह, सोशल साइंस, सभी जगह इसकी यूज होती है थ्योरी। और क्या इसमें पूर्व कल्पित धारणाओं या परिकल्पनाओं के विपरीत या सिद्धांत एकत्र और विश्लेषण किए गए डेटा पर आधारित होती है। पहले डेटा को हम लोग क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। और पहले वाले जो भी धारणाएं हैं, कंसेप्शंस, प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में ना देखकर हम लोग पहले डेटा को जमा करते हैं, एकत्र करते हैं, उसके बाद उसको विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? संजू मैम, मुझे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने नहीं आता है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्लास वगैरह लाइव देख लीजिए और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है संजू। नहीं मैम, डिस्क्राइब बेस्ड ऑन रियलिटी। क्या बोल रहे हैं मनीष? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद मैं एक बार ग्राउंडेड थ्योरी बताती हूँ। इसका क्या है? सोशियोलॉजिस्ट कौन है? बार्नी ग्लासर। बार्नी ग्लेसर जो है, और एंसलम स्ट्रॉस, दो जो है समाजशास्त्री यानी कि सोशियोलॉजिस्ट थे। कौन से? बार्नी ग्लासर और एंसलम स्ट्रॉस। ये 1960s में ग्राउंडेड थ्योरी को इंट्रोड्यूस्ड किए, ठीक है? कौन कौन किए?
दो है सोशियोलॉजिस्ट, उनका नाम याद करेंगे 1960 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, यह पारंपरिक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। कैसे उभरा है? प्रत्यक्षवादी, ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये है लिमिटेशन जो है उसके रिस्पॉन्स में ये उभरा है। प्रारंभ में एक स्टडी जो इन्होंने किया, कहाँ पे किया था, मरते हुए रोगियों और उनके परिवारों के अध्ययन के लिए लागू किया गया और जल्द इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। पहले यहाँ स्टार्ट ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ हो गया, जो रोगी जो जिनकी तबीयत खराब थी, एडमिट थे, उनको उनके स्टडी के लिए किया गया और उनके परिवार के अध्ययन के लिए किया गया। उसके बाद इसको आगे और पसंद किया गया और ये डेवलप हो गया। अनुभवजन्य है, बार बार वही बात है, सिद्धांत का विकास किस लिए किया गया, अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होना चाहिए। और ये जो है उनकी मौलिक पुस्तक कौन सी है, ये किताब का नाम आ सकता है द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ये फाउंडेशन दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इन शॉर्ट हम लोग क्या समझेंगे ग्राउंडेड थ्योरी को? ग्राउंडेड थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप थ्योरीज अबाउट सोशल फेनोमेना। सोशल फेनोमेना के लिए जो थ्योरी डेवलप करती है, वहाँ ये ग्राउंडेड थ्योरी यूज होता है। और क्या, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू जनरेट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा रेदर देन स्टार्टिंग विद प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस। हम लोग डेटा क्या करते हैं, यहाँ पे गैदर करते हैं, उसके बाद एनालाइज करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज बिल्डअप करते हैं, रेदर देन प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस जो है उसके लिए। पहले से जो हाइपोथेसिस है उसके बेस पे ना करके हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, एनालाइज करके थ्योरी डेवलप करते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, और थोड़ा समझेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो सामाजिक फेनोमेना के बारे में थ्योरीज डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डेटा को सिस्टमैटिक तौर पर गैदर और एनालाइज किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट और थ्योरीज सीधा डेटा से जनरेट किया जा सके। ठीक है, सीधा यहाँ पे क्या है, डेटा से कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो और थ्योरीज भी बिल्डअप हो। बार बार वही बात हो रही है, डेटा कलेक्ट करके हम लोग उसको थ्योरी बिल्डअप करेंगे। पहले से तय किए गए हाइपोथेसिस से इसमें जो है थ्योरी डेवलप नहीं की जाएगी। ये डेटा से थ्योरी निकालने का तरीका है जिसमें डेटा पर आधारित एक रिसर्चर जो है एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग और व्यवहार को समझने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। क्या होगा वहां पे, उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो लोगों से इंटरव्यूज लेते हैं, उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो लोगों से इंटरव्यूज लेते हैं, उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और उनके पोस्ट्स और कमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर डेटा को एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चल सकता है कि किस किस तरह के इंटरेक्शंस और पैटर्न्स प्रेवलेंट है। ठीक है, और उनके एनालिसिस से एक नया थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल कम्युनिटी फॉर्मेशन थ्योरी है। वर्चुअल कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी वर्चुअल यहाँ पे है, या डिजिटल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन थ्योरी, इस तरह की थ्योरी डेवलप हो जाएगी। तो ये थ्योरीज क्या है, सीधे डेटा से निकालते हैं और इस तरह से रिसर्च से हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करने में मदद करते हैं। क्लियर है? प्रेवलेंट का मतलब क्या होगा कि कुछ बहुत कॉमन या वाइड स्प्रेड है, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कॉमनली वाइडली ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, टाइप्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, स्टेप्स, और आप लोगों को थोड़ा स्पीड में चलना होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है, एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर इस ग्राउंडेड थ्योरी को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं कि इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट ए रिसर्चर माइट यूटिलाइज ग्राउंडेड थ्योरी टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एंगेज विथ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। दे कुड कंडक्ट सर्वेज, इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स विथ स्टूडेंट्स, analyze their online interactions and learning activities, and then develop theories about effective online teaching methods or factors influencing student motivation. ठीक है,
तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। मतलब मैंने बताया क्या कि जैसे एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक रिसर्चर क्या होगा कि ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग करके समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कैसे एंगेज करते हैं। उनका सर्वेज, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स कंडक्ट करके स्टूडेंट से उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस और लर्निंग एक्टिविटीज को एनालाइज करके वो इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन के बारे में थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी कैसे अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। एजुकेशन में इसी तरह से क्या होगा कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जाएगा, सभी तरह से इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री भी जाना कि इन्होंने डेवलप किया है। मनीष क्लियर है? संजू? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स क्या क्या है ग्राउंडेड थ्योरी के, प्रकार कौन कौन से हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के प्रकार क्या है? एक है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी, ये है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी। और दूसरा क्या है? दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा भी एक है अप्रोच मान सकते हैं, सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये सारे क्या है इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी का पहला हम लोग देखेंगे क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। तो क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ मनीष, और इंग्लिश में भी करती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया तो हिंदी इंग्लिश में मैंने बताया, फिर हिंदी में भी बताया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हिंदी चाहिए, कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हिंदी में मोस्टली बोलती हूँ। अभी भी मैंने एग्जाम्पल क्या किया कि उसको इंग्लिश में भी बताया, सेम चीज को मैंने हिंदी में भी बताया है ना। तो सभी को लेके चलना होगा। अभी यहाँ देखो, आप पीपीटी भी देखोगे कि एक हिंदी है एक इंग्लिश है, दोनों मिला के चलती हूँ, है ना। सारे स्टूडेंट्स को देखना होगा ना, इतने सारे स्टूडेंट्स है, 40+ है स्टूडेंट्स, तो सभी को देख के चलना होगा किनको क्या जरूरत है। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी है पहला क्या है, क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। यानी कि क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी जो पहला वाला जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है? बेस्ड ऑन ग्लासर एंड स्ट्रॉस वर्क। इसको ये किसके वर्क पर बेस्ड है क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी? देखेंगे क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी किसके वर्क पर बेस्ड है, ग्लेसर और स्ट्रॉस के काम पर। यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी कौन थे? बार्नी ग्लेसर और एंसमन स्ट्रॉस। तो यही है, दोनों उनके काम पर बेस्ड है ये क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। 2 बार टीच करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी समझाना पड़ता है, इंग्लिश में भी समझाना पड़ता है। एम्स टू डिस्कवर ए थ्योरी ग्राउंडेड सोलली इन डेटा। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरी तरह से डेटा पर आधारित एक सिद्धांत की खोज करना है। डेटा संग्रह, कोडिंग और विश्लेषण का निरंतर चक्र है ये। डेटा के आधार पर श्रेणियां और उप श्रेणियां विकसित करना। श्रेणियां मतलब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, उसको क्या है विकसित करना होता है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी में। और घटना को समझाने में इसका संश्लेषण करता है, मतलब सिंथेसाइज करता है। दिस टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन, किसी भी घटना को समझने में उपयोग होता है। तो ये है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। बार्नी ग्लेसर और एंसमल स्ट्रॉस द्वारा ये है दृष्टिकोण। और ये क्या है? डेटा पर आधारित है क्लासिकल वाला जो है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य पूर्व कल्पित धारणाओं या मौजूदा सिद्धांतों से प्रभावित हुए बिना अध्ययन की जा रही घटना की व्याख्या करना है। सेम चीज है, सब जगह वही बात कर रही हूँ कि पहले जो उसके जो फेनोमेनन मतलब हाइपोथेसिस है उससे बात नहीं करना है, डेटा कलेक्ट किए। अभी मैंने जैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एग्जाम्पल और भी 2-3 दिया है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि पहले से हम लोगों ने नहीं देखा है सोशल मीडिया का क्या प्लेटफॉर्म है, अलग जो उसका सोशल मीडिया से हम लोग क्या है एक इंटरेक्शन हो रहा है ना, अलग एक समाज वो बन रहा है, अलग प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो वहां हम लोग पहले उसको क्या करते, स्टडी करते, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना कॉन्सेप्ट व्याख्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि क्या है नहीं है उसके बारे में। ठीक है, प्रोसेस इसका क्या है? कंटिन्यूस साइकिल है, कैटेगरी डेवलपमेंट है, सिंथेसिस है। तो कंटिन्यू साइकिल में क्या होगा? डेटा कलेक्शन होगा, फिर उसको कोडिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ग्लासर एंड स्ट्रॉस, हाँ।
फिर कैटेगरी डेवलपमेंट में क्या है, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा। जैसा डेटा मिला इसको कैटेगरीज, फिर कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज में इसको डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, मतलब संश्लेषण करेंगे, घटना की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को उत्पन्न करने के लिए इन श्रेणियों की तुलना और संश्लेषण करेंगे। फिर हमारा एम क्या है, गोल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या एप्लीकेशन है इसके, क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ का यूज होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और सभी सोशल साइंसेस में इसका यूज होता है। तो ये है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी। दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। ये किसके वर्क पर है बेस्ड, चारमाज, क्लासिकल चारमाज की बेस्ड वर्क पर बेस्ड है। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ द रिसर्चर इन थ्योरी डेवलपमेंट। सिद्धांत विकास में शोधकर्ता की भूमिका को ये पहचानता है, जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्या भूमिका है उसको ये पहचानता है। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी में क्या क्या है, अच्छा चार्मर्स का पूरा नाम क्या है, कैथी, कैथी चार्मर्स द्वारा यह विकसित किया गया ये दृष्टिकोण। इसमें क्या है, रिसर्चर्स का क्या रोल है कि वो डेटा को कलेक्ट करता है ना, सक्रिय रूप से डेटा की व्याख्या करता है, अर्थ बनाने में संलग्न है, संदर्भ और अनुभवों और बातचीतों से आकार लेता है ये। और क्या है इसमें एप्लीकेशन, इसका क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेस समाजशास्त्र जो भी समझने, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में विशेष रूप से ये उपयोगी है। तो हमारा क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी किसने दिया, बार्नी ग्लेसर और एंसलम स्ट्रॉस, ठीक है, 1960 में। और क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी का बेस्ड भी उन्हीं के वर्क पे है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि रचनावादी आधारभूत सिद्धांत जो है उन किसके, चारमाज, चारमाज का पूरा नाम क्या है, कैथे चारमाज के वर्क पर बेस्ड है। ये दो टाइप हो गया। इसमें क्या होता है, द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वाला बता रही हूँ, हाउ इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस रेदर देन ऑन डिस्कवरिंग एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए रिफ्लेक्सिव एंड आइटरेटिव अप्रोच टू डेटा कलेक्शन। इसमें कौन सा अप्रोच होता है, रिफ्लेक्सिव और आइटरेटिव अप्रोच होता है, आइटरेटिव इटरेटिव जो उसको बोलेंगे। वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज के बजाय यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति कैसे अर्थ का निर्माण करते हैं और अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और पुनरावृत्त दृष्टिकोण इसमें शामिल है फर्स्ट सेकेंड वाला में। तो ये दोनों जो है इसको याद रखना आप लोग के लिए जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है, डेटा और शोधकर्ता की डेटा की व्याख्याओं पर आधारित श्रेणियां विकसित करना है, फिर श्रेणियों की तुलना की जाती है और एक सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए उन्हें संश्लेषित किया जाता है जो अध्ययन की जा रही घटना के लिए कई दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीजें हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है, कोडिंग है, क्या है, इनिशियल एंड फोकस्ड है, मेमो राइटिंग है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, सैचुरेशन है, फिर कोर कैटेगरीज ऑफ थ्योरी बिल्डिंग है। तो ये सारी चीजें ग्राउंडेड थ्योरी के प्रोसेस में है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी। सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब संरचित है, डिजाइन या अधिक संरचित है। इसमें क्या होता है, कंसिडरेशंस बिफोर डेटा कलेक्शन। इसमें क्या कंसिडर किया जाता है, इसमें रिसर्च क्वेश्चंस का जो है कंसिडर, रिसर्चर शोधकर्ता यानी कि डेटा एकत्र करने से पहले शोध प्रश्नों, साहित्य खोजों और अनुमानी रूपरेखाओं पर विचार करते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होगा, लिटरेचर रिसर्चेस क्या हो जाए, ह्यूरिस्टिक फ्रेमवर्क, पहले फ्रेमिंग करते हैं बिफोर कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। तो ये सारे फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद डेटा का कलेक्शन होता है। स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन आर ऑफन एसोसिएटेड विद दिस अप्रोच। स्ट्रॉस और कॉर्बिन जो है इस अप्रोच से जुड़े होते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, जहां रिसर्चर को मोर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस चाहिए रिसर्च करने के लिए, वहां पे इसका एप्लीकेशन है। मतलब दिस इज मोर स्ट्रक्चर्ड है। तो तीनों में ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ,
ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है ये ना, थर्ड वाला। तो इसके 3 टाइप हुए। क्लियर है? पहला कौन सा हुआ? ग्राउंडेड थ्योरी का क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब रचनावादी आधारभूत सिद्धांत। और तीसरा है सिस्टमैटिक, यानी कि संरचित व्यवस्थित आधारभूत सिद्धांत। 3 तरह के ग्राउंडेड थ्योरी के प्रकार हो गए। तो ये सिस्टमैटिक तो समझ आ गया, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब इसका रचनावादी का एक और बताती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब क्या होगा, रिसर्चर एक सामाजिक इशू जैसे कि जेंडर रोल्स को समझने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो इंटरव्यूज लेते हैं डाइवर्स ग्रुप से, ठीक है, जैसे कि मेल्स, फीमेल्स और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल से। फिर उन्हें उनके एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करने में रिसर्चर जो है अपने ओन पर्सपेक्टिव्स और बाइसेस को भी शामिल करते हैं। इस तरीके से उन्हें जेंडर रोल्स और उनके सोसाइटल जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझने में मदद मिलती है, जो उनके ओन पर्सपेक्टिव्स और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए इसका यूज होता है। आई होप कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, ये सब है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्राउंडेड थ्योरी जो हम लोग करेंगे उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहले एक रिसर्च का क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड कलेक्ट डेटा, उस एक शोध का प्रश्न चुनेंगे, उसके बाद प्रतिभागियों का चयन करेंगे और डेटा को एकत्र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा एकत्र हो गया, उसके बाद डेटा का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज द डेटा। ठीक है, उसके बाद जनरेट कैटेगरीज एंड कोड्स, मतलब श्रेणियां और कोड बनाएंगे। एनालाइज करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे कौन किस में जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना एक एग्जांपल कि आप लोगों की शिफ्टिंग हुई है, सारा सामान एक जगह है, तो डेटा आपका एक जगह है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा को जमा होने के बाद डेटा का विश्लेषण करेंगे। उसका बोलेंगे कि किचन में कौन सा कार्टन जाएगा, ये बेडरूम में कौन सा कार्टन जाएगा, तो उसमें कैटेगरीज एंड कोड्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिफाइन एंड डेवलप द थ्योरी। उसके बाद क्या करेंगे, सिद्धांत को परिष्कृत और विकसित करेंगे। उसके बाद हमारा थ्योरी जो है वो विकसित होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वैलिडेट द थ्योरी। उसका थ्योरी को हम लोग कैसे करेंगे, वैलिडेट करेंगे, मान्य करेंगे। और मान्य करने के बाद क्या करेंगे, अपना फाइंडिंग्स क्या है, निष्कर्षों को लिखेंगे और प्रसारित करेंगे। सिद्धांत पूरा मान्य हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग इसको वैलिड मान सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, अकादमिक प्रकाशनों और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रसारित करेंगे। ठीक है, रिसर्च पेपर में इसको डाल सकते हैं कि ऐसा रिसर्च हुआ, ये है, वो वैलिड हो जाते हैं। क्लियर है? वही है, उसी का स्टेप से फिर से है। रिसर्च क्वेश्चन लेंगे, अपना टॉपिक चूज करेंगे, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे, रिसर्च डिजाइन कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो है ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे ग्राउंडेड थ्योरी को जनरेट करने का। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन जो है ग्राउंडेड थ्योरी में कहाँ से होगा, इंटरव्यू लेंगे, लोगों का इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्शन होगा। फिर ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ होता है ना, कि दिखता कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनालिसिस, उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो उसको निकाल के उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे क्या है नहीं है। एंड फोकस ग्रुप क्या है, दस्तावेज विश्लेषण करेंगे। फोकस ग्रुप क्या है, फोकस समूह। Focus group involves bringing together a group of participants to discuss a specific topic or issue. This method can provide insights into group dynamics and social interactions. मतलब
फोकस समूहों में किसी विशिष्ट विषय या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों के एक समूह को एक साथ लाना शामिल है। यह विधि क्या होता है? समूह की गतिशीलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो फोकस ग्रुप है, जिसे क्वेश्चन पूछना है क्या है, तो एक समूह बनाएंगे, ठीक है। फोकस समूहों में किसी विशिष्ट विषय या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों के एक समूह को एक साथ लाना इसमें शामिल होता है। ऑब्जर्वेशन, ये फोकस ग्रुप अलग है, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्व करेंगे। फोकस ग्रुप से क्या होता है? ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। समूह की गतिशीलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अंतर्दृष्टि ये प्रदान करते हैं। उसके बाद है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में हमारा क्या होगा? फील्ड वर्क से भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर है मल्टीमीडिया डेटा। मल्टीमीडिया से भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फोटोग्राफ्स हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया। तो इस सबसे क्या करेंगे? कैप्चर द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। उसमें अपना एक्सपीरियंस और अपना जो पर्सपेक्टिव्स है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। डेटा कलेक्शन जो ग्राउंडेड थ्योरी में होता है वो कहाँ से होता है? इंटरव्यू से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस से होता है, नाम से ही सब समझ आ रहा है, क्लियर है। फोकस ग्रुप से होता है, उसके बाद फील्ड वर्क है और मल्टीमीडिया डेटा है। तो ये सब चीजें से डेटा का कलेक्शन होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। अब डेटा को जो है कलेक्शन हो गया, एनालाइज कैसे करेंगे? एनालिसिस मेथड्स क्या क्या होगा? डेटा का विश्लेषण का क्या क्या तरीका होगा, ठीक है। तो ओपन कोडिंग है, एक्सियल कोडिंग है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, मतलब ओपन कोडिंग, अक्षीय कोडिंग, लगातार तुलना, और क्या है? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है, मेमोइंग है, पीयर डिब्रीफिंग है, सैद्धांतिक नमूनाकरण, मेमोइंग, सहकर्मी डिफ्रीबिंग, और मेंबर चेकिंग है, और ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन तो मैंने अभी पहले बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप लोग देख लो वीडियो अगर रह गया है तो। सदस्य की जांच और त्रिकोणासन। तो ये सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग मैसेज तो कम से कम क्या कीजिए, क्लियर है नहीं है ना? डीवी सिंह, डीवी सिंह, आप कहाँ से हैं? क्या आपका ये फर्स्ट क्लास है? आपका फिलर फॉर्म ऐप पर स्वागत है ना। जिनका भी फर्स्ट क्लास होता है उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो प्लीज आप भी अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब इसमें देखेंगे जो इसके एनालिसिस के जो मेथड्स हैं, जैसे ओपन कोडिंग है, तो ओपन कोडिंग क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है? ओपन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज इन द डेटा। रिसर्चर्स यूज ओपन कोडिंग to assign codes to different pieces of data and to identify similarities and differences between them। इसमें क्या होता है कि ओपन कोडिंग डेटा में अवधारणाओं और श्रेणियों की पहचान करने की प्रक्रिया है। क्या? ओपन कोडिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज। ओपन है तो उसमें क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैटेगरीज में क्या क्या है उसको, डेटा का, उसको हम लोग देख रहे हैं। शोधकर्ता क्या करता है? रिसर्चर इसमें क्या करता है? डेटा के विभिन्न टुकड़ों को कोड निर्दिष्ट करने और उनके बीच समानता और अंतर को पहचान करने के लिए ओपन कोडिंग का उपयोग करता है। डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा जो है, ओपन कोडिंग टू असाइन कोड्स टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा एंड टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। ओपन कोडिंग क्या है? यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट करते हैं और कैटेगरीज जो डेटा का है उसके बारे में जानते हैं। रिसर्चर ओपन कोडिंग को असाइन कब करते हैं? जो डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा है उनको, उनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है उसको जानने के लिए ओपन कोडिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? डीवी सिंह, प्लीज आप भी बताइए अपने बारे में, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले और कहाँ से हैं, ठीक है। फिर है एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग क्या होता है? अक्षीय कोडिंग, ठीक है। अक्षीय कोडिंग क्या है? Axial coding is the process of organizing the codes into
broader categories and subcategories. Researchers use Excel coding to develop a theoretical framework that explains the phenomenon being studied. Excel अक्ष क्या है? अक्ष हम लोग जान रहे हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें क्या होता है, इसमें व्यापक श्रेणियों और उप श्रेणियों में हम लोग व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ये। और क्या है, रिसर्चर यूज एक्सेल कोडिंग टू डेवलप ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन बीइंग स्टडीड। सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने के लिए क्या होता है, अक्षय कोडिंग का उपयोग होता है। सैद्धांतिक रूपरेखा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसको बिल्ड करने के लिए अक्षय कोडिंग का यूज होता है। ये सब कीवर्ड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जो क्या हो रहा है, जो घटना के बारे में हम लोग देख रहे हैं उसको ये एक्सेल कोडिंग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थर्ड है कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन है लगातार तुलना। क्या आपका ये फर्स्ट क्लास है डीवी सिंह, और आप कहाँ से हैं? प्लीज अपना पूरा नाम और कहाँ से वो बताइए प्लीज, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होता है, कोई भी नए स्टूडेंट आते हैं तो उनका वो जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास में। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लास समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? क्लियर है, ओके। ठीक है, तो कांस्टेंट कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें लगातार कंपैरिजन होता है। कैसे होता है? ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन इन व्हिच डेटा इज कंपेयर्ड टू ईच अदर एंड टू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज एंड कोड्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ क्या करते हैं, लगातार होता है, निरंतर तुलना होता है। लगातार तुलना नाम ही है, तो उसमें कंपैरिजन चलते रहेगा। इसमें पैटर्न और रिश्तों की पहचान के लिए डेटा की तुलना एक दूसरे से और मौजूदा श्रेणी और कोड से की जाती है। इसमें कंपैरिजन ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब उसके क्या है, एनालिसिस मेथड है। और क्या इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग कैसा होता है, न्यू डेटा सोर्स बेस्ड ऑन द इमर्जिंग थ्योरी। रिसर्चर यूज थियोरेटिकल सैम्पलिंग टू कलेक्ट डेटा दैट विल हेल्प रिफाइन एंड वैलिडेट द थ्योरी। मतलब नए डेटा स्रोतों का चयन करना इसमें शामिल है। इसमें थियोरेटिकल सैम्पलिंग में क्या होगी कि उसमें नया सोर्स डाले ना, नया डेटा डाल दिए, जो थ्योरी है उसको भी डाल देते हैं, नमूनाकरण, थ्योरी में ऐसा मिला था, थियोरेटिकल सैम्पलिंग। और इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा एकत्र करने के लिए सैद्धांतिक नमूने का उपयोग करते हैं जो सिद्धांत को परिष्कृत और मान्य करने में मदद करते हैं। उसके बाद है मेमोइंग। मेमोइंग क्या है? मेमोइंग इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन रिफ्लेक्शंस, इनसाइट्स एंड आइडियाज एज द एनालिसिस प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन मेमोइंग का आता है। ठीक है, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रही है। ठीक है, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग या कुछ फिल अप द ब्लैंक्स, ये सब ये सारे वर्ड्स आते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए मुझे भी मेहनत करके ये सब बनाना पड़ता है ना। अपलोडेड है लेकिन वो थोड़ा हाइड हो गया है, तो आज मैं बात करती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, तो आज मैं बात करती हूँ ऑफिस में, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सबनम। फिर मेमोइंग में क्या है, इसमें हम लोग मेमोइंग का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, सारे क्या आते हैं, तो आप लोग ये सब जो है वर्ड इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब, अंतर्दृष्टि और विचारों को लिखना इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ताओं को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और डेटा की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। मेमोइंग में क्या क्या है, रिफ्लेक्शंस, इनसाइट्स एंड आइडियाज एज द एनालिसिस प्रोसेस, ये सारी चीज इसमें आती हैं। फिर पीयर डीब्रीफिंग, इसमें क्या है, सहकर्मी डीब्रीफिंग में विकासशील सिद्धांत पर साथियों और अन्य शोधकर्ताओं से प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। इसमें रिस्पॉन्स मांगते हैं। फीडबैक, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देगा कि इसमें क्या मांग सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी घुमाने का रहा तो पीयर डिब्रीफिंग में उसमें फीडबैक मांगा जाता है पीयर्स से। ठीक है, एंड अदर रिसर्चर्स ऑन द डेवलपिंग थ्योरी। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू वैलिडेट द थ्योरी एंड इंश्योर दैट इट इज ग्राउंडेड इन द डेटा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर और क्या है, मेंबर चेकिंग। मेंबर चेकिंग में क्या होता है, इसमें member checking involves sharing the emerging theory with the participants in the study and seeking their feedback. This process helps to ensure that the theory accurately reflects the experiences and perspectives of the participants. इसमें
सदस्य जांच जो है उसमें क्या हो गया, प्रतिभागियों के साथ उभरते सिद्धांत को साझा करना और उनकी प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। मान लो कि उस कमेटी है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग जांच कर रहे हैं, तो उसमें सबका अलग अलग आएगा। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे कुछ अलग आइडिया आया या कुछ अलग मतलब थ्योरी मैंने बोला कि मेरी कुछ अलग थ्योरी आ रही है, मनीष जोस की कुछ अलग थ्योरी उनकी आ रही है, इधर संजू है और भी सब है, तो हम लोग जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, मान लो सबकी अलग अलग थ्योरी आ रही है, तो एक दूसरे जो साझा करेंगे, आप बताओगे एक जगह बैठेंगे, आप मैं बताऊंगी कि मेरा तो ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये ऐसे से है, तो ये पैटर्न दिख रहा है, तो शायद इसकी ये थ्योरी होनी चाहिए। फिर आप बताओगे कि ऐसा ऐसा करके एक दूसरे से सब कोई शेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? ये क्या करता है, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। फिर ट्रायंगुलेशन है, ट्रायंगुलेशन इससे पहली वाली क्लास में मैंने पूरा क्लास ट्रायंगुलेशन ही बताया है, तो आप लोग प्लीज वहां से देख लो रिकॉर्डिंग क्लास, अगर आप लोगों ने लाइव क्लास नहीं अटेंड किया है तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, त्रिकोणासन में उभरते सिद्धांत को मान्य करने के लिए डेटा के कई स्रोतों का उपयोग करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिद्धांत डेटा पर आधारित है, शोधकर्ता विभिन्न डेटा संग्रह विधियों, विभिन्न डेटा स्रोतों और विभिन्न विश्लेषकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या डेटा सोर्स है, डेटा एनालिस्ट है और डेटा कलेक्शन मेथड्स है, सारी चीजों पे ये ग्राउंडेड थ्योरी वर्क करता है। तो एनालिसिस का क्या क्या मेथड है, ओपन कोडिंग है, एक्सेल कोडिंग है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, थियोरेटिकल सैम्पलिंग है, मेमोइंग है, पीयर डिब्रीफिंग है, मेंबर चेकिंग है, ट्रायंगुलेशन है। ठीक है, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है ग्राउंडेड थ्योरी? आप लोग पेन कॉपी लेके बैठते हैं कि नहीं, या ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आए हैं? बताइए, कॉपी पेन लेके बैठते हैं? जो जो इम्पोर्टेंट चीजें उसको नोट डाउन करते हैं? कौन कौन कर रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए। अब एप्लीकेशन तो बहुत सारे, इसमें दो एप्लीकेशन लोग एजुकेशन से है, तो एजुकेशन का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है। यस मैम, मनीष करते हैं, और बाकी सब सबनम, डीवी सिंह, संजू, ये सब क्या करते हैं? आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, वो आपको क्लास में डिस्कस होती रहती है, आप कहीं कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लोगे तो आपको याद रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। अपना नोट्स ही समझ आता है, दूसरे के नोट्स नहीं समझ आते हैं। फिर एजुकेशन में क्या है, शिक्षा में क्या है, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन रिसर्च टू एक्सप्लोर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम लोग देखने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल पॉलिसीज क्या है, ये सब ग्राउंडेड थ्योरी जो है, इसमें एजुकेशन रिसर्च में ये सब चीजें शामिल हो सकती है। एक्सप्लोर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या है उसको जानने के लिए, क्या क्या पॉलिसीज है एजुकेशनल पॉलिसीज उसको जानने के लिए, और क्या इंसाइट ये प्रोवाइड करता है ना into the factors that influence in educational outcomes and can inform the development और educational interventions and policies। मतलब यह शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना, क्या क्या है सब में, इंसाइट, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और शैक्षिक हस्तक्षेपों और नीतियों के विकास को ये सूचित कर सकता है। छात्र क्या क्या है इसमें, छात्र अनुभव, शैक्षिक नीतियां, शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया, ये सब चीजें यहाँ पे पता लगाई जाती है। फिर टेक्नोलॉजी, यस मैम, राइट डाउन करते हैं, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी में क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी कैन बी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी रिसर्च टू एक्सप्लोर यूजर एक्सपीरियंसेस। यूजर का क्या एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी का डिजाइन क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इट कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी आउटकम्स एंड कैन इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस एंड पॉलिसीज। ये जो है उन कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो प्रौद्योगिकी परिणामों को प्रभावित करते हैं और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और नीतियों के विकास को सूचित कर सकते हैं। प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रियंका, आज तो आप बहुत लेट हो गई हैं, कोई बात नहीं, एक और क्लासेस हैं अभी।
चलिए अभी तो बहुत बाकी है ये क्लास में। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी का, केस स्टडी, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्यों आया, कैसे आया, तो ये सब भी थोड़ा मैं आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे इसलिए निकाली हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्या हुआ था, ग्लासर एंड स्ट्रॉस का था। वो क्या किए थे, ग्लेसर और स्ट्रॉस 1965 में। यह अध्ययन, जिसे ग्राउंडेड थ्योरी के मूलभूत कार्यों में एक माना जाता है, ने अस्पताल में मरने और मरीजों के अनुभवों का पता लगाया। मरीज सब थे अस्पताल में, तो उस क्या मतलब उनके जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके क्या अनुभव है, मरीजों का क्या अनुभव है, उससे उन्होंने स्टडी की, उसका पता लगाया। शोधकर्ताओं ने एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग किया, और जो मरने की सामाजिक प्रक्रियाओं को समझता था और वह डेटा पर आधारित था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1965 में अस्पताल में यहाँ इसका ग्राउंडेड थ्योरी का फर्स्ट यूज हुआ था। उसके बाद ग्लेसर और स्ट्रॉस क्या किए, 1967 में इन्होंने क्या किया कि उन व्यक्तियों के अनुभव जो है उसका पता लगा, एक्सपीरियंस का, जो विकलांग होने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, है ना, डिसेबल्ड हो रहे थे, किसी भी कारण से वो डिसेबल्ड हो रहे थे या हो गए थे जो भी, तो उस प्रक्रिया से वो गुजर रहे थे। तो शोधकर्ताओं ने एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग किया, जो विकलांग होने की सामाजिक प्रक्रिया को समझता था और यह डेटा पर आधारित था। तो ये दो हो गया। उसके बाद क्या है, चार्माज। चार्माज 1983 में क्या किया उन्होंने, चार्माज ने क्या किया, इस अध्ययन में युवा वयस्कों में पुरानी बीमारी के अनुभवों का पता लगाया। जो पुरानी बीमारी है युवा वयस्क, एडल्ट, यंग एडल्ट्स, क्रॉनिक इलनेस, जो पुरानी बीमारी है यंग एडल्ट्स में, उसका पता लगाया। और क्या हुआ, इसमें क्या पता लगाया गया कि पुरानी बीमारी वाले व्यक्तियों ने अपनी बीमारी को कैसे प्रतिबंधित किया, और उनकी बीमारी ने उनकी आत्म भावना को कैसे प्रभावित किया। मतलब बीमारी जो हुई, कैसे उन्होंने अपने इलनेस को मैनेज किया यंग एडल्ट्स ने, और इलनेस जो है कैसे इम्पैक्ट किया देयर सेंस ऑफ सेल्फ, कैसे इम्पैक्ट किया उनके लाइफ पे, उनके आत्म भावना को कैसे प्रभावित किया, वो सारी चीजों का अध्ययन किया गया, एडल्ट पे था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। फिर 1990 में स्ट्रॉस और कॉर्बिन क्या अध्ययन किए, पुराने दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के अनुभवों का पता लगाया। पुराने दर्द, क्रोनिक पेन, किसी भी तरह का क्रोनिक जो पेन था, पुराने दर्द थे, उसका क्या अनुभव है, उसका पता लगाया। तो उसमें क्या पता लगा, different strategies that individuals used to manage their pain, and that was grounded in the data। तो लोगों ने जो पुराने मतलब जिनको भी क्रोनिक पेन आ रहा है, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी, मतलब दर्द को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियों को समझाता है। क्या रणनीति उन्होंने बनाई, कैसे उन्होंने दर्द को कम करने के लिए क्या क्या चीजें की, तो ये डेटा पर ये भी आधारित था। सोसाइटल नीड्स को ये समझ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर चीजों को जा रहा है, किसी एक चीज का अध्ययन कर रहा है, तो ये सारी चीजें इसके उदाहरण हैं। क्लार्क ने क्या किया 2005 में, इस अध्ययन में उन कैंसर रोगियों के अनुभवों का पता लगाया जो कीमियोथेरेपी प्राप्त कर रहे थे। कैंसर जो था वो, जिनको कीमियोथेरेपी चल रहा था, उसका अध्ययन किया उन लोगों के बीच। और क्या हुआ, इसमें क्या फ्रेमवर्क मिला, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्ड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड पेशेंट एडहेरेंस टू कीमियोथेरेपी एंड दैट वाज ग्राउंडेड इन द डेटा। तो कीमियोथेरेपी के लिए रोगी के पालन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाता था, और ये डेटा पर आधारित था, ग्राउंडेड थ्योरी था। तो ये सारी चीजें थी, एग्जाम्पल थे, ठीक है, क्लियर है, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर कोड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्म कॉन्सेप्ट्स इनटू कैटेगरीज, जनरेट थ्योरी, वेरीफाई डेटा इन द फील्ड। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी का ये अप्रोच रहा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण क्या है, उसको देखेंगे हम लोग। उद्भव, विशेषताएं क्या है ग्राउंडेड थ्योरी की, पहला इमरजेंस। Grounded theory emphasizes the emergence of theoretical categories
and concepts from the data rather than pre-conceived theoretical ideas. प्री-कंसेप्ट आइडियाज को ना मानते हुए हमारा जो डेटा से जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको हम लोग मतलब करते हैं, उस पर बल देते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ही यही है कि हम लोग पहले वाले जो हाइपोथेसिस है उसको नहीं मानेंगे, पूर्व कल्पित सिद्धांत या परिकल्पना से शुरुआत नहीं करते, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद अपनी अवधारणाओं से उसको मतलब डेटा से सिद्धांत बना के फिर हम लोग उसको थ्योरी डेवलप करते हैं। दूसरा क्या है, आइटरेशन यानी कि पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है जिसमें डेटा और विश्लेषण की निरंतर तुलना शामिल है, कंपैरिजन होता है, जिसमें डेटा संग्रह विश्लेषण का प्रत्येक दौर सैद्धांतिक ढांचे को परिष्कृत करता है। इसमें क्या होता है, तुलना कैसे होता है, कांस्टेंट कंपैरिजन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस विद ईच राउंड ऑफ डेटा कलेक्शन। हर राउंड में जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हर बार कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, इस राउंड में क्या हुआ, फिर सेकंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में क्या हुआ, एंड एनालिसिस रिफाइनिंग द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो वहां से फ्रेमवर्क थियोरेटिकल बनता है। उसके बाद है इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है, रॉ डेटा से स्टार्ट होता है और सिस्टमेटिकली कोड करते हैं हम लोग डेटा को, कैटेगराइज करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, थीम्स देखते हैं, उसके बाद एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जो ये पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज इंडक्टिव, मतलब आगमनात्मक। फिर है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में शोधकर्ता को पूरी शोध प्रक्रिया के दौरान रिफ्लेक्सिव और आत्म जागरूक होने की आवश्यकता होती है। विश्लेषण प्रक्रिया में शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और धारणाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सेल्फ अवेयर रहता है, पूरे जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें वो, तो रिसर्चर्स जो है उसका पर्सनल क्या क्या अवधारणाएं हैं, एजम्पशंस क्या है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अब मान लो किसी को एक्सपीरियंस है कि जैसे भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आने से पहले या कुछ ऐसा प्रलय आने से पहले क्या होता है, जितने भी चिड़िया उड़िया हैं उड़ने लगते हैं, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो एक आदमी का मान लो कि अजम्पशंस है कि ऐसा अगर सिम्टम्स हमें दिख रहा है, इसका मतलब कि या तो अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ ऐसा प्रलय आने वाला है, ठीक है, अर्थक्वेक आने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर उसका एजम्पशंस ऐसा है उसका एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, समग्र। इसमें क्या आएगा, हॉलिस्टिक अप्रोच में डेटा एनालिसिस लुकिंग एट द एंटायर डेटा सेट रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। सारे डेटा सेट को देखते हुए कोई भी हम लोग थ्योरी बनाएंगे, ठीक है, मतलब सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या थीम्स बन रहा है, उसको देखेंगे इंटायरली। हॉलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो हॉलिस्टिक मतलब समग्र, सभी चीजों को देखते हुए बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्टेक्सचुअल मतलब प्रासंगिक, क्या है, प्रसंग में क्या है, सोशल कल्चर देखना होगा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखना होगा, दैट में इन्फ्लुएंस द फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रासंगिक क्या सब चीजें हैं उसके बारे में है। ग्राउंडेड थ्योरी उस संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देती है जिसमें सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं। इसका मतलब यह है कि शोधकर्ताओं को उन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों पर विचार करना चाहिए, कारक पर, और रुचि की घटनाओं को जो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एडवांटेजेस क्या है ग्राउंडेड थ्योरी का, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, वैलिडिटी है, ओरिजिनलिटी है, मतलब लचीलापन है इसमें, वैधता है, मौलिकता है, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस है, एथिकल है, रेप्लिकेशंस है, मतलब वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता है, नैतिक है, प्रतिकृति है। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा, इसमें फ्लेक्सिबल है, एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल फेनोमेना दैट हैव नॉट बीन वेल स्टडीड। जो भी सोशल फेनोमेना है, कोई सामाजिक घटना है जिसको अच्छी तरह से अभी तक अध्ययन नहीं किया गया, उसको हम लोग यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो दिस इज लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी,
वैधता क्या है, मतलब वैलिडिटी क्या है, समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? इसमें क्या है, ये एम करता है कैसा, डेवलप ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट इज ग्राउंडेड इन द डेटा विच एनहांसेस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब वैलिडिटी कैसे होगा, रिलायबल हो, रोबस्ट हो। अब यहाँ से देखेंगे, जो निष्कर्ष विश्वसनीय हो, वैध कैसे होगा, कोई भी थ्योरी वैध कैसे होगी, जब वो विश्वसनीय होगी और मजबूत होगी, है ना। फिर मौलिकता क्या है, क्लियर है यहाँ तक? यह क्या करता है, मौलिक मतलब ये पहला जो हाइपोथेसिस है हमारा किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, उस सोच को नहीं करता है। मौलिक मतलब ओरिजिनलिटी पर बातें करता है। प्री कंसेप्ट थ्योरीज, बार बार वही चीजें हो रही है रिपीट ग्राउंडेड थ्योरी में, कि प्री कंसेप्ट थ्योरेटिकल आइडियाज या हाइपोथेसिस को ये कंसिडर नहीं करता है। जो डेटा कलेक्शन के बाद, जो रिसर्च करने के बाद जो उसको जो चीजें समझ आती है, पैटर्न समझ आती है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो थ्योरी बात होता है, उस पर ये बातें होती है। ठीक है, यस मैम। चलिए, उसके बाद क्या है, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस है, मतलब वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता है इसमें। इसमें क्यों है वास्तविक दुनिया, क्योंकि ये सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसका नैतिक कैसे है, क्योंकि प्रतिभागियों को शोध प्रक्रिया में अपनी बात रखने की अनुमति देता है, इसलिए नैतिक है, यानी कि एथिकल है। उसके बाद क्या है, प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशंस क्या है इसमें, grounded theory is a replicable method of research as the theoretical frameworks developed through grounded theory can be tested and validated in future research। replication यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रतिकृति, प्रतिकृति कि भविष्य में क्या होगा कि ये जो शोध किया गया है उसका फिर से परीक्षण किया जाए और सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका प्रतिकृति हो गया। अब लिमिटेशंस देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी का, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो उसको थ्योरी को एनालाइज करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, ये सब चीजें हैं। तो ये सब करने में क्या होगा, समय लेने वाला है, इसको लगने में काफी टाइम लगेगा, लागत भी इसका बढ़ेगा। इसके बाद है सब्जेक्टिविटी, मतलब विषय परकता। अब क्या है, सब्जेक्टिविटी में क्या आएगा, ग्राउंडेड थ्योरी जो है, अब जैसे पीछे कहा गया कि जो किसी का पर्टिकुलर आदमी का जो सोच है, पर्सनल जो रिसर्च बाइसेस है, एजम्पशंस है, उसको भी शामिल करना चाहिए, उसको भी इसमें ऐड करना चाहिए। लेकिन है क्या सब्जेक्टिविटी में, अगर उसका सोच क्या है, पर्सनल बाइसेस एंड एजम्पशंस इसमें लेंगे तो इन्फ्लुएंस करेगा डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को। डेटा एनालाइज जो किया जाएगा तो उसके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ से तो नेटवर्क क्लियर है मनीष, आप लोग सभी की क्लियर आ रही है ना नेटवर्क? यहाँ मैं देख रही हूँ ना दूसरे साइड में, क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा सब्जेक्टिविटी। अब क्या है, जनरलाइबिलिटी है और लैक ऑफ स्ट्रक्चर है। जनरलाइबिलिटी क्या है, सामान्यकरण क्या है, context specific method है, which means that the theoretical frameworks developed through grounded theory may not be generalized to other context or populations। ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा कलेक्शन होता है ना, तो उसको हम सामान्यकरण नहीं कर सकते ना, सभी जगह इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ डेटा कलेक्शन किया गया कि जो कैंसर के जो मरीज हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, उस सब के बारे में लिया जा रहा है। तो उस डेटा का कलेक्शन आप सभी लोगों के लिए नहीं ले सकते हैं ना, सामान्यकरण इसका नहीं कर सकते हैं, ये इसका लिमिटेशन है। फिर है लैक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना का अभाव। इसमें क्या है, grounded theory is an exploratory method, which means that it lacks the structure of other research methods such as surveys or experiments. This can make it difficult to compare findings across different studies। मतलब खोजपूर्ण पद्धति है, जिसका अर्थ है कि इसमें सर्वेक्षण या प्रयोग जैसे अन्य शोध विधियों की संरचना का अभाव है। तो संरचना का इसमें अभाव है। इसमें क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते फिर फाइंडिंग करते हैं, तो इसमें बोल रहे हैं स्ट्रक्चर का अभाव है। फिर डेटा ओवरलोड है, डेटा अधिभार है, क्योंकि हम जो किसी भी स्ट्रक्चर में सोशल जहां से भी डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो डेटा उत्पन्न कर सकती है क्या है,
बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न हो जाएगा जो शोधकर्ताओं के लिए भारी हो सकते हैं। ज़्यादा डेटा रहेगा तो उसमें एरर आने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा, है ना? और इसमें क्या होगा, डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और विश्लेषण करना मुश्किल हो सकता है, ये है। फिर डिफिकल्टी इन पब्लिकेशन, इसमें क्या है, इसको ग्राउंडेड थ्योरी को पब्लिश करने में समय या कहीं भी एकेडमिक जर्नल्स या कहीं भी पब्लिश करने में इसको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि सम रिव्यूअर्स एंड एडिटर्स में व्यू इट एज लेस रिग्रियस देन अदर रिसर्च मेथड्स, क्योंकि कुछ समीक्षक और संपादक इसे अन्य शोध विधियों की तुलना में कम कठोर मान सकते हैं। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा है, उसके बारे में सब कुछ जाना है। ग्राउंडेड थ्योरी